हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सीसीएस साइंस स्कूल। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने चैप्टर नंबर 2 गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन स्टार्ट कर लिया था, ठीक है। और लास्ट क्लास में अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों अब अपन आगे इसके अंदर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जो अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? गाउस लॉ, गाउसेस लॉ, ठीक है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप गाउस लॉ पढ़ोगे या गाउस लॉ को एप्लीकेबल करोगे, लगाओगे, तो बच्चों गाउस लॉ ओनली एप्लीकेबल ऑन क्लोज्ड सरफेस, यानी गाउस लॉ केवल किस पे लगता है? क्लोज सरफेस पे लगता है, ठीक है ना। और दिस क्लोज सरफेस इज नॉन एज गाउशियन सरफेस। उस क्लोज सरफेस को अपन गाउशियन सरफेस बोलते हैं, ठीक है। तो जनरल आइडिया के लिए मैं आपको बता दूं, गाउशियन सरफेस तुम्हारे सिलेबस में केवल डेरिवेशन में दो ही हैं। कौन सा? एक तो सिलेंड्रिकल गाउशियन सरफेस और एक है आपके स्फेरिकल गाउशियन सरफेस, ठीक है। वैसे और भी होते हैं जैसे क्यूब, ठीक है, और आपके और भी आप ले सकते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट आपके डेरिवेशन में सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल ही मिलेंगे और न्यूमेरिकल में क्यूब मिलेगा। तो ध्यान रखना, गाउस लॉ ओनली एप्लीकेबल ऑन क्लोज गाउशियन सरफेस, क्लोज सरफेस पे लगता है, ठीक है। तो बच्चों अब अपन इसको समझते हैं कैसे क्या होता है। तो देखिए अब आता है इसका स्टेटमेंट। अब अपन इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे क्या होता है। तो जैसे मान लो यहां पर बहुत सारे चार्जेस है, Q1, Q2, Q3, डैश Qn। तो यदि आपको इन चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे? एक क्लोज सरफेस बनाओगे, ठीक है ना। ये कैसा भी हो सकता है बस, बट एक आइडेंटिकल शेप होनी चाहिए, है ना। तो क्लोज गाउशियन सरफेस ये कैसे बनाते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर आप क्या करोगे? कोई भी एक एरिया एलिमेंट ले लो, इसका इधर मान लो एरिया वेक्टर है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इन सभी की, तो थीटा एंगल, तो इससे पासेज होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कुछ चार्जेस इस सरफेस के बाहर भी हैं। तो बच्चों मैंने क्या कहा? गाउस लॉ एप्लीकेबल करोगे तो क्लोज सरफेस बनाओगे। ये कौन सा सरफेस है? ये है क्लोज गाउशियन सरफेस। तो इसका स्टेटमेंट क्या है बच्चों? लिखो इसका स्टेटमेंट होता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through a closed Gaussian surface, passes through a closed Gaussian surface is equal to the ratio of, is equal to the ratio of enclosed charge in closed surface, enclosed charge in closed surface and epsilon's naught, and epsilon's naught, ठीक है। तो बच्चों लिख लिया आपने। तो बच्चों ध्यान देना, मैंने क्या कहा? किसी क्लोज सरफेस से पासेज होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एनक्लोज्ड चार्ज इन क्लोज सरफेस। इस सरफेस में जितना टोटल चार्ज है वो एनक्लोज्ड चार्ज इन क्लोज सरफेस and epsilon's naught, that is the electric flux, it is the Gauss law, ठीक है। यही होता है आपके गाउस लॉ, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, बताया था, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू समेशन q in अपॉन epsilon's naught, that is also Gaussian surface, ठीक है, यानी सॉरी गाउस लॉ, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, तो सर यहां पे ये जो टर्म्स आ रही है ये क्या है? ठीक है ना, यानी वेयर व्हाट इज द समेशन q in, समेशन q in is known as enclosed charge
इन क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, जो आपके क्लोज सरफेस है उसके अंदर टोटल चार्ज, एनक्लोज चार्ज, इसके अंदर जो एनक्लोज चार्ज है दैट इज द समीशन क्यू इन। तो एनक्लोज चार्ज कितना होता है, यानी जो भी चार्जेस इसके अंदर है उसको जोड़ लो और जो माइनस का उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज द Q1 minus Q2 plus Q3 divided as Qn. It is the enclosed charge. ठीक है, but condition is Q1 minus का Q2 and Q3 outside charge does not include it. ठीक है, इन चार्जेस को आप इसमें इंक्लूड नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि गाउस लॉ ओनली एप्लीकेबल ऑन क्लोज सरफेस, और क्लोज सरफेस में जितना चार्ज है वो सारा चार्जेस अपन टोटल निकालते हैं। ठीक है, यानी कि अपन इस सरफेस के बाहर जो चार्जेस है उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक, और आप जानते हो वेयर व्हाट इज द एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, तो सिर्फ कितनी होती है, ये होती है आपकी वैल्यू बताई थी 8.85 इंटू 10 की पावर -12 और कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, दैट इज गाउस लॉ। उतार लो बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखना इसके बारे में। ठीक, बट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ये ध्यान रखना कि ये केवल ही केवल क्लोज गाउसियन सरफेस पे ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, उतारिए बच्चों। अब आगे हेडिंग लगाओ इसी के अंदर ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब अपन गाउस लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं जिनसे रिलेटेड अपने एक एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं ना। नंबर वन लिखो। नंबर 1 लगा के लिखना, गाउस लॉ ओनली एप्लीकेबल ऑन क्लोज सरफेस। गाउस लॉ ओनली एप्लीकेबल ऑन क्लोज सरफेस which is known as closed Gaussian surface, which is known as closed Gaussian surface। ठीक है, तो बच्चों गाउस लॉ केवल ही केवल क्लोज सरफेस पे लगता है और इस क्लोज सरफेस को अपन क्या बोलते हैं, क्लोज गाउसियन सरफेस। ठीक, नंबर 2 पॉइंट लिखो। नंबर 2 पॉइंट, Gauss law is also a fundamental law. Gauss law is also a fundamental law of nature. Gauss law is also a fundamental law of nature because it proved by Coulomb's law. It proved by Coulomb's law. ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो Coulomb's law होता है, आपके जो कूलॉम्ब्स लॉ है वो नेचर का एक फंडामेंटल लॉ है। तो इस कूलॉम्ब्स लॉ से अपन किसको प्रूव करने वाले हैं, गाउस लॉ। तो गाउस लॉ इज आल्सो ए फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट नॉट नंबर थर्ड लिखना। Gauss law only valid for the fields. Gauss law only valid for the fields those obey inverse square law of distance. Inverse square law of distance. ठीक है, तो बच्चों मैंने क्या कहा, गाउस लॉ केवल ही केवल उन्हीं फील्ड्स के लिए वैलिड है जो डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। अगर आपको कहा जाए कि कूलॉम्ब्स लॉ फॉलो करता है 1/r³ लॉ को, तो क्या गाउस लॉ भी फॉलो करेगा? नो।
Gauss law only follow those fields those have inverse square law of distance। ठीक है, तो ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन मिल भी जाएगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4 लगाओ। 4, Coulomb's law only valid for Coulomb's law only valid for point and stationary charge, point and stationary charge। बच्चों जब मैंने आपको कुलोम्ब्स लॉ पढ़ाया था तब बताया था कि कुलोम्ब्स लॉ केवल ही केवल पॉइंट और स्टेशनरी चार्ज के लिए ही वैलिड होता है, ठीक है। बट गाउस लॉ वैलिड फॉर all the charges system, all the charges system as continuous charge distribution, comma movable charge system, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दो, गाउस लॉ आपके एवरी टाइप ऑफ चार्ज सिस्टम के लिए वैलिड है, बट कुलोम्ब्स लॉ ओनली वैलिड फॉर स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस, ठीक है। नेक्स्ट नोट लगाओ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट 5 नंबर लिखिए। when a closed surface is placed in uniform electric field, when a closed surface is placed in uniform electric field, then the total electric flux passes through the closed surface or object is equal to 0, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 0। तो ध्यान देना, यदि मान लो ये आपके एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको बताया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर रिप्रेजेंट बाय पैरेलल लाइंस, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर, प्लेस है रखा हुआ है। तो यदि ये कोई आपके ऑब्जेक्ट, तो जितना फ्लक्स इसमें एंटर करेगा उतने का उतना बाहर, यानी टोटल फ्लक्स कितना 0। क्यों? क्योंकि इनमें कोई चार्जेस ही नहीं का, यानी इनमें चार्जेस ही नहीं है, तो फ्लक्स कितना होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 0। तो 0, दैट मीन्स इनवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू आउटवर्ड फ्लक्स, यानी जितना फ्लक्स इनसाइड अंदर आएगा उतने का उतना बाहर चला जाता है। तो किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब कोई एक क्लोज ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो उसके अंदर जितना फ्लक्स एंटर करता है उतना बाहर चला जाता है, जिसके कारण मतलब क्या हुआ, उसमें टोटल फ्लक्स कितना हो गया 0, ठीक है। उतारिए, नेक्स्ट नोट लगाओ, इंपॉर्टेंट नंबर 5, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 6 लिखो। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स does not depend upon shape and size. Total electric flux does not depend upon shape and size of closed Gaussian surface, ठीक है, of closed Gaussian surface। तो बच्चों मैंने क्या कहा, ध्यान देना, जैसे मान लो ये आपके कोई एक स्फीयर है, इसकी रेडियस आपको दे दे कितनी 10 सेंटीमीटर, और इस स्फीयर के सेंटर के ऊपर एक चार्ज है 10 माइक्रोकूलम का चार्ज। तो इससे पासेज होना फ्लक्स कितना होगा, तो गाउस लॉ के अकॉर्डिंग चार्ज 10 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा ना।
अब आपको यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा क्या कि यदि अपन इसकी साइज को डबल कर दें, इसकी रेडियस को डबल कर दिया जाए, अगर आप इसकी साइज डबल कर दोगे तो बच्चों साइज डबल होने से चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं है, चार्ज तो वो का वही है ना। तो गाउस लॉ के अकॉर्डिंग चार्ज पे डिपेंड करता है, ये साइज पे डिपेंड नहीं करता। दैट मींस यदि आप इसकी साइज डबल कर दोगे, रेडियस डबल कर दोगे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिमेन अनचेंज। ठीक है, आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो का वही रहेगा जो पहले था, विच रिमेन अनचेंज। तो ये आपकी क्या होगा, अनचेंज रहेगा। डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ गाउसियन सरफेस। जरूरी नहीं है इस चार्ज को आप किसी स्पेयर से क्लोज करो, आप चाहो तो एक कोन से भी कर सकते हो या फिर एक क्यूब से कर सकते हो। इन सब से पासेज होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इक्वल होगा। डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ क्लोज गाउसियन सरफेस। ठीक है, तो ये हो गई बात अपनी इसकी। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी लगा, यानी नेक्स्ट नोट लगाना, नंबर 7 नोट है, लिखो इफ क्लोज गाउसियन सरफेस is made of capital and uniform surfaces, then electric flux due to one surface is ठीक है। ध्यान देना बच्चों, अभी मैंने आपको क्या कहा कि जब भी आप कोई गाउस लॉ एप्लीकेबल करोगे तो एक क्लोज सरफेस बनाओगे, तो इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, दैट इज इक्वल टू समीशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब मान लो इस क्लोज सरफेस को आपने कैपिटल एंड यूनिफॉर्म सरफेसेस में बांट लिया। मान लो एक कैपिटल एंड यूनिफॉर्म सरफेसेस हैं, यूनिफॉर्म यानी एक जैसे है ना, यूनिफॉर्म सरफेसेस हैं। तो यदि आपके कैपिटल एंड यूनिफॉर्म सरफेसेस हैं तो बताओ वन सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। सो वन सरफेस के कारण निकालना तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कैपिटल एन से डिवाइड कर दो, है ना, तो एक सरफेस का आ जाएगा। अब टोटल फ्लक्स कितना है, समीशन क्यू इन अपॉन कैपिटल एन इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार अपन एक सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसे कैसे, तो इससे रिलेटेड बच्चों अपन क्वेश्चन देखते हैं। अपने बुक के अंदर क्वेश्चन है ना, ये आपके न्यूमेरिकल नंबर जो बुक का 3rd है, ठीक है, और न्यूमेरिकल नंबर जो 6 है, 6 या 5, वो आप देख लीजिए, वो ऐसे ही है। तो मैं जैसे बता रहा हूं आपकी, इसमें अपन केस नंबर 1 लेते हैं। स्मॉल क्यू चार्ज इज एट सेंटर ऑफ क्यूब। मान लो एक स्मॉल क्यू चार्ज है, वो क्यूब के सेंटर पे है। तो बताओ क्यूब से पासेज होने वाला फ्लक्स, क्यूब के एवरी फेस सरफेस से पासेज होने वाला फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पर क्या हुआ है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक क्यूब है और उस क्यूब के सेंटर के ऊपर एक स्मॉल क्यू चार्ज है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको इस प्रकार भी दे सकता है, कैसे, एक आपकी स्क्वायर शीट है जिसकी आपके साइड 10 सेंटीमीटर, इधर भी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, और इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर एक 10 माइक्रोकुलाम का चार्ज है ना। तो इससे पास होने वाला फ्लक्स बताओ, इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स बताओ। तो बच्चों मैंने आपको क्या कहा कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे सबसे पहले क्लोज सरफेस बनाएंगे। तो क्या ये क्लोज सरफेस है क्या, यानी ये चार्ज क्लोज है क्या, सर है। तो यदि चार्ज क्लोज सरफेस है तो गाउस लॉ लगा दो, इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितने सरफेसेस के कारण, 6 सरफेसेस इसके कारण, क्योंकि आपके क्यूब के अंदर 6 सरफेसेस होते हैं। तो ये 1 क्यूब के कारण आ गया। तो बताओ एक सरफेस के कारण कितना होगा, तो सब 1 सरफेस के कारण निकालना, तो 6 से डिवाइड कर दो, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू 1 सरफेस। ठीक है, और सर इसमें कैसे,
तो ये चार्ज आपके क्लोज थोड़ी है, तो क्लोज करने के लिए आप क्या करोगे, ऐसे ही यूनिफॉर्म सरफेसेस इसके चारों तरफ लगा दोगे। तो जैसे आप इधर ये सरफेस लगाओगे, इधर लगाओगे, इधर लगाओगे, तो ये क्या बन जाएगा, अगेन एक क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो इससे पॉजिटिव फ्लक्स कितना है, वही आपके 10 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना सरफेस 6, तो एक के कारण निकालना, तो 6 से डिवाइड कर दो, बोलो हुआ कि नहीं हुआ। तो इस प्रकार अपन सबसे पहले चार्ज को एनक्लोज करेंगे, और एनक्लोज करने के बाद में अपन पता करेंगे कि आपके ये कितने सरफेसेस हैं, और फिर से अपन फाइंड आउट कर लेंगे। बट इंपॉर्टेंट कंडीशन, यदि आपके कोई चार्ज किसी सरफेस को टच करता है, ठीक है ना, यानी उस सरफेस पे यदि कोई चार्ज रखा हुआ है उसको टच कर रहा है, तो ध्यान रखना बच्चों, इस कंडीशन में इस चार्ज के कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, और इसका एरिया किधर होगा, इस तरफ। तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर। देन फ्लक्स कितना होगा, 0। यानी यदि कोई चार्ज किसी सरफेस को टच करता है, तो उस टचिंग सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होने वाला है, 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होने वाला है, 0। ठीक है, किसके कारण होता है, जिस सरफेस को ये टच कर रहा है। तो जैसे मैं आपको बताना चाहूं, आपके केस नंबर 2 है, क्या, Q is at face और सरफेस ऑफ Q, यानी आपकी स्मॉल q चार्ज है, वो कहां पर है, वो क्यूब के सरफेस के ऊपर है। कैसे, जैसे एग्जांपल के लिए मैं समझाना चाहूं तो ये लो, ये क्यूब है, इसके सरफेस पे यहां पे प्लस स्मॉल q चार्ज है। तो जरूरी नहीं है क्यूब हो, एक सिलेंडर भी हो सकता है, और सिलेंडर के यहां पे प्लस स्मॉल q चार्ज है, या फिर एक हेमिस्फीयर भी हो सकता है, और हेमिस्फीयर के यहां पर एक प्लस कैपिटल Q चार्ज है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इस चार्ज को क्लोज करते हैं। क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, इसी का जैसा सरफेस इसके ऊपर रख देंगे। तो जैसे रखेंगे तो कितने क्यूब के कारण हो रहा है, ये टोटल फ्लक्स निकल रहा है कितना, Q अपॉन एप्सिलॉन, और कितने क्यूब्स के कारण, 2 क्यूब्स, 2 क्यूब। सर 2 कैसे, क्योंकि चार्ज जब ऊपर है तो इसको कवर करने के लिए एक और क्यूब इसके ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि आधा अंदर है आधा बाहर है। तो आपको क्लोज बनाने के लिए 2 क्यूब के कारण, तो आपको पूछा जाए 1 क्यूब के कारण कितना होगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, होगा कि नहीं होगा। अब 1 क्यूब का निकाले तो 1 क्यूब में कितने सरफेस होते हैं, 6। अब टच कितने को कर रहा है, 1 में ही देखेंगे, 1 में, दोनों में नहीं, 1 में, क्योंकि 1 का निकाल लिया तो एक को टच कर रहा है, तो 6 - 1 दैट इज इक्वल टू 5 सरफेसेस। कितने सरफेसेस, 5 सरफेसेस। तो बताओ 1 सरफेस का कितना, तो 5 से डिवाइड कर दो, कितना होगा, Q अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू 1 सरफेस। ठीक है, अब यही क्वेश्चन आपको पूछेगा कि सिलेंडर के कारण कितना फ्लक्स, तो आपको पता है कि इसको क्लोज करने के लिए इसके ऊपर एक और सिलेंडर रखना पड़ेगा, तो टोटल कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक के कारण निकालना है तो 2 से डिवाइड, इसको एक और हेमिस्फीयर रखना पड़ेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हेमिस्फीयर कारण कितना, 2 Q अपॉन 2 एप्सिलॉन, होगा कि नहीं होगा। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, किसी एक सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 3 देखते हैं, केस नंबर 3 है, Q इज एट कोर या साइड ऑफ क्यूब। मान लो जैसे आपके कोई क्यूब है, इसकी साइड के ऊपर कोई एक चार्ज है प्लस स्मॉल q चार्ज, तो साइड के ऊपर तो पहले इसको क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करने के लिए क्या करोगे, एक क्यूब तो इधर रखोगे, है ना, एक इसके ऊपर रखोगे, एक इधर रखोगे, कितने, 4, यानी टोटल फ्लक्स कितना हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितने सरफेसेस के कितने क्यूब के कारण, 4 क्यूब के कारण, तो 1 क्यूब का कितना होगा, 1 क्यूब का Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने कहा जितने को टच करो उनको हटा दो, एक क्यूब पे आ गए हैं, तो एक क्यूब में कितने को टच कर रहा है, 2 को, तो 6 - 2 कितना, 4 सरफेसेस। अरे कितने सरफेस के कारण पासेस होगा, 4, तो 1 सरफेस का कितना, तो 1 सरफेस का निकालेंगे, 4 से डिवाइड करो, तो Q अपॉन 4 16, Q अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट, होगा कि नहीं होगा।
तो ये आपके गाउस लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए। तो बस दिमाग में ये फिट कर लो कि गाउस लॉ यदि अपन एप्लीकेबल करेंगे तो सबसे पहले क्लोज गाउसियन सरफेस बनाएंगे, और क्लोज गाउसियन सरफेस बनाने के बाद अपना काम बच्चों ये होता है क्या कि वो कितने यूनिफॉर्म सरफेसेस से मिलकर बना है, फिर अपन उसको एक सरफेस से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके गाउस लॉ से इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे। अब अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं गाउस लॉ को अपन प्रूव करेंगे बाय यूजिंग कूलॉम्स लॉ। तो आप उतार लीजिए एक बार इसे। तो अभी अपन ने गाउस लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे, ठीक है। तो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक है अपने सिलेबस में क्या, प्रूव ऑफ गाउस लॉ बाय यूजिंग कूलॉम्स लॉ। ठीक है, कूलॉम्स लॉ को काम में लेकर अपन क्या करेंगे, गाउस लॉ को प्रूव करेंगे। तो सर गाउस लॉ में क्या प्रूव करना है, तो बच्चों देखो अभी मैंने आपको बताया था कि गाउस लॉ यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, समीशन q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी यदि आप LHS को काम में लो और यदि इसको सॉल्व करके RHS ले आओगे तो आपके कूलॉम गाउस लॉ क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो अब अपन यही करने वाले हैं कि अपन इस कूलॉम्स लॉ से ये गाउस लॉ प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सर इसको प्रूव करने के लिए अपन को क्या चाहिए, यहां पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन देगा, कूलॉम्स लॉ देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन देगा, कूलॉम्स लॉ देगा, जिससे अपन इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो समझते हैं इसको, लिखो पहले थोड़ी बहुत थ्योरी है ना, वही थ्योरी लिखें, लिखो कंसिडर प्लस कैपिटल Q चार्ज एट पॉइंट कैपिटल O। कंसिडर प्लस कैपिटल Q चार्ज एट पॉइंट O। ठीक है, फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स FOR फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट स्मॉल r डिस्टेंस एट P पॉइंट इज एट स्मॉल r डिस्टेंस एट P पॉइंट इज। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट इज। ठीक है, तो बच्चों भी ध्यान देना, मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपको कि कंसिडर ए प्लस कैपिटल Q चार्ज। मान लो जैसे आपके कोई प्लस कैपिटल Q चार्ज है, किसके ऊपर, कैपिटल पॉइंट पे। अब आपको इससे r डिस्टेंस पे P पॉइंट पे फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो सर गाउस लॉ काम में लेंगे, तो गाउस लॉ केवल ही केवल आपके क्लोज सरफेस पे एप्लीकेबल है। तो इस P पॉइंट से पास होता है, अपन क्लोज सरफेस बनाएंगे, तो एक पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस के ऊपर सभी पॉइंट्स को मिलाकर अपन जब खींचते तो क्या बनता है, स्फीयर। तो यहां पे कैसा गाउसियन सरफेस बनेगा, स्फेरिकल। तो ये बन गया आपके स्फेरिकल गाउसियन सरफेस। ये क्या हो गया बच्चों, स्फेरिकल गाउसियन सरफेस। ठीक है ना, तो यहां पर अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो एक एरिया एलिमेंट ले लें, एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन किधर, परपेंडिकुलर सरफेस आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो इन दोनों का बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। होगा ना, होगा। तो अब देखिए आप, तो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर। वेक्टर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सर ये हो गया KQ अपॉन R स्क्वायर। Then electric flux, then electric flux from ds area element। तो बच्चों आपके जो ds एरिया एलिमेंट है उससे पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा, फॉर्मूला क्या था सर, एलिमेंट से निकाल रहे हो तो EDS। ठीक है, अब टोटल फ्लक्स निकालेंगे, देन टोटल फ्लक्स
तो सर क्या करेंगे, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी फाई ई, यानी टोटल फ्लक्स निकालने के लिए अपन जोड़ लेंगे, ऐड करेंगे, और ऐड करने का मतलब इंटीग्रेशन। ठीक है, अब डी फाई की वैल्यू यहां से रख दें, क्या है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर और ds होगा। सर यहाँ पे जो सारी टर्म्स हैं वो कांस्टेंट है। अब आप बोलोगे सर cos थीटा क्यों नहीं लिया? अरे cos थीटा इसलिए लिया कि cos थीटा लेने पे cos 0 1 होता है ना, तो बात वही है ना, कोई दिक्कत नहीं। कांस्टेंट टर्म को कॉमन ले लो, बाहर ले लो, जैसे तुम बाहर लोगे क्या बनेगा रे, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर, और ये बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया किसका, उस क्लोज सरफेस का। वो क्लोज सरफेस क्या है, स्फीयर, और स्फीयर का बच्चों टोटल सरफेस एरिया TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो जैसे अपन पुट करेंगे तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर इनटू व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, you get 4 pi r square, you get 4 pi r square, 4 pi से 4 pi cancel out, r square से r square, you get q upon epsilon naught। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, q upon epsilon naught, then you get क्या आ गया, total electric flux is equal to summation q in upon एप्सिलॉन नॉट, यानी किसी क्लोज सरफेस से पासेज वाला टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू समीशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इट इज गाउस लॉ। यही क्या है बच्चों, यही है अपने गाउस लॉ, हैंस प्रूव। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो अपन इस प्रकार क्लोम्स लॉ को काम में लेकर क्या कर सकते हैं, गाउस लॉ को इजीली प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, राइट डाउन कर लो, उतार लीजिए। ठीक है बच्चों, उतारिए। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को प्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों बुक के अंदर एक और मेथड होगा जो आपके सॉलिड एंगल का है। तो यदि आप सॉलिड एंगल का मेथड काम में लेना चाहते हैं ले सकते हैं, बट ये सिंपल पड़ता है। ठीक है, तो ये आपके कंप्लीट। अब अपन इससे रिलेटेड गाउस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे, गाउस लॉ की एप्लीकेशन जो आपके 4 नंबर में आती है। ठीक।